एक और लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है एवोगाड्रोस लॉ। समझेगा एवोगाड्रोस को। एवोगाड्रोस ने क्या कहा इस लॉ में कि अगर दो या दो से अधिक गैस को, समझ पा रही मेरा बात, एक बार फिर से सुनेगी, दो या दो से अधिक गैस, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा गैस को कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे रखा जाए तो सबका नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है, इक्वल होती है। कितनी बड़ी बात है बताओ। यहां पे थोड़ी सी जानकारी बताते हैं। हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर आपका 1 होती है, जबकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होती है, 7 होती है। अगर ये दोनों गैस को हम क्या कर दें, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और सेम वॉल्यूम पे रख दें तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आ गया। इसमें हमारा एटॉमिक नंबर कितना है वो मायने नहीं रखता है। समझ में आ रहा है। yes, तो यहां पे थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। इफ वी टेक 2 और more molecules ये लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 2 या 2 से अधिक गैस को अगर हम क्या करते हैं, लेते हैं और उसका प्रेशर और टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं और दोनों का वॉल्यूम क्या रहे, सेम रहे, तब उसकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। समझ में आ गया। चाहे उसका एटॉमिक नंबर कितना भी क्यों ना हो। ठीक, ये एवोगाड्रोस ने कहा। अब इस नियम में उन्होंने क्या कहा कि जो गैस की वॉल्यूम होती है वो नंबर ऑफ मोल का समानुपाती होता है। समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स को घटाएंगे तो गैस का वॉल्यूम घटेगा। ये इस लॉ का मेन पॉइंट है। समझ में आ गया। तो उसको भी हम लोग यहां पे थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। yes, sir. ठीक, लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज directly proportional to the number of moles. Number of moles. लिख लिए। yes, at constant temperature and sure. प्रेशर। समझ में आई होगी बात। आया समझ में। yes, sir. तब आप क्या समझेंगे यहां पे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, हम यहां पे कैपिटल N ले लेते हैं एक बार। ठीक, Yes. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कैपिटल N। कैपिटल N यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, और स्मॉल n इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n का मतलब नंबर ऑफ मोल और कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों एक ही चीज है। yes, ठीक, तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्मॉल n। समझ में आया। यहां पे आपका स्मॉल n क्या है,
ये मोल्स है। समझ पाई? और यही लोग नियम को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस का नियम कहते हैं। समझ पाई होगी? हो गया? आगे बढ़े? होगा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है इसको। आदर्श गैस समीकरण। अब आपने 3 लॉ पढ़ चुके, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। और तीनों लॉ का कॉम्बिनेशन क्या कहलाती है? आपका आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए इसको भी लिख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ, समझ पाई बात को? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? एक इक्वेशन बनाता है। और उसी इक्वेशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। समझ पाई? चलिए, वी नो दैट बॉयल्स लॉ, बोलिए, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। तो यहां पे हमने क्या क्या यूज किया? वॉल्यूम और प्रेशर। तब बॉयल्स लॉ में हमारा कांस्टेंट क्या क्या होगा? टेम्परेचर और मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया? चलिए आगे क्या है हमारा? चार्ल्स लॉ। बताइए इस नियम के बारे में। चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। अब यहां पे हमने 2 चीज प्रयोग किया। कौन कौन? वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो यहां पे कांस्टेंट क्या हुआ? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, लास्ट में हमारे क्या है? एवोगैड्रो लो। अभी आपने पढ़ा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स प्रयोग हुआ, तो कांस्टेंट क्या हुआ? टेम्परेचर और प्रेशर। चलिए, हो गया? कंबाइनिंग एबव इक्वेशन, देन वी गेट, अगर ऊपर का सब इक्वेशन को हम क्या कर दें? कंबाइन कर दें, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही लिखा हुआ है। कंबाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगैड्रोस लॉ। तीनों लॉ को कंबाइन करेंगे तो बोलिए क्या मिलेगा? सब में वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/T इंटू T इंटू N, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T N/P। समझ में आ गया? यस सर। और V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, यहां पे हम क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाएंगे, और यहां पे लगाएंगे कांस्टेंट हमारा हो जाएगा R। फिर आपके पास में क्या बचा? T N/P। अगर ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो आपको क्या मिलेगा? PV इक्वल टू NRT। ठीक, ये क्या कहलाती है? आपका आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। यहां पे R आपका क्या है? कांस्टेंट है।
किसके नाम से जानते हैं इसको? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ये आर किसके नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। समझ पाई? अब आपको क्या मिला? पीवी इक्वल टू एनआरटी मिला। अगर आप क्या करते हैं, आर को बाहर कर दें, तब आपको क्या मिलेगा? आर को आप बाहर कर दिए तो आपको क्या मिला? पीवी बाई एनटी मिलेगा। इस तरह से आप चाहे तो आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ पाई? ये भाग हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक? इफ प्रेशर P1, क्या है? प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1 are orderly change to the P2, V2 and T2। समझ पाई? हमारे पास में अगर प्रेशर क्या हो? P1, वॉल्यूम क्या हो? V1 और टेम्परेचर क्या हो? T1, ये ऑर्डरली क्या हो जाए? चेंज हो जाए, बदल जाए। किस में बदल जाए? P1 P2 में बदल जाए, V1 V2 में बदल जाए और T1 T2 में बदल जाए। तब क्या होगा हमारा? ये आपका R कांस्टेंट है, इसी से निकाले हैं। तो क्या आप P1 के जगह P के जगह में P1 लिख सकते हैं? चलिए पहले इधर से लिखिए। वो P के जगह में आप क्या लिख सकते हैं? P1 भी है, V1 बाई N है आपके पास में। N को हमने चेंज नहीं किया है। T के जगह में P1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई N T2 मिलेगा। सब तो समझ में आया होगा? वही इक्वेशन से हम लोग इधर लाए हैं, क्योंकि यही प्रेशर इसमें चेंज हुआ, यही वॉल्यूम इसमें चेंज हुआ, यही टेम्परेचर इसमें चेंज हुआ। समझ पा रही है? क्लियर? N से N यहाँ पे क्या हो जाएगी? कैंसल होगा। तो आपको एक इक्वेशन मिला क्या? P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब इस फार्मूला का यूजेस क्या है उसको देखिए, कि अगर किसी एक गैस का प्रेशर दिया हुआ हो, वॉल्यूम दिया हुआ हो, उसका टेम्परेचर दिया हुआ हो, दूसरा गैस का प्रेशर दिया हुआ हो, वॉल्यूम दिया हुआ हो, तो हम टेम्परेचर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। या इस तीनों में से कोई दो चीज दिया हुआ हो, तब भी हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब यहां पे आपने क्या देखा? आर हमारा क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हुआ तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, नहीं होगा? होगा। तो लिखिए वैल्यू ऑफ आर, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। समझिए यहां पे क्या वैल्यू होता है। पहला वैल्यू समझिए इसका 8.314। कितना? 8.314 जूल केल्विन पर मोल। ये इसका यूनिट लग जाएगा, ये जूल्स के कोडिंग पे। ठीक? दूसरा इसी का वैल्यू देखिए 8.314 इंटू 10 पावर 7। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? अर्ज पर केल्विन पर मोल। ये दूसरा वैल्यू मिला। आपने ये चीज
फिजिक्स में भी पढ़ के रखा है। कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में, है कि नहीं? हाँ। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 10 पावर 7 अर्ज होता है। तो ये 1 जूल है, इस 1 जूल के बदले में हमने क्या लिख दिया? 10 पावर 7 अर्ज। ठीक। अगर आप इसको कैलोरी में लिखना चाहें, किसमें? कैलोरी में लिखना चाहें, तो इसी गैस का तीसरा वैल्यू मिलेगा 2.0। कितना मिलेगा? 2.0 कैलोरी, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये तीन वैल्यू, सबसे ज्यादा ये वैल्यू का यूज होता है। ठीक, सबसे ज्यादा 1 नंबर में जो आपका वैल्यू है वो वैल्यू यूज होता है। लेकिन यहां पे तीन वैल्यू इसलिए हम बताए क्योंकि आने वाले समय में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन कैलोरी, तब आप वहां पे फंस जाएंगे। समझ में आ गया? तो इसलिए आप ये तीनों वैल्यू को याद रखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और हमारा टॉपिक होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन का आंशिक दाब नियम, इसका हिंदी क्या हुआ? डाल्टन्स का आंशिक दाब नियम। चलिए अब समझते हैं हम लोग किसको? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स का आंशिक दाब नियम। पार्शियल का मतलब क्या होता है? आंशिक। दाब नियम को समझते हैं। चलिए कि आप एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? एक जार लेते हैं। ठीक, चलिए एक कंटेनर लिए, कंटेनर एक ही है। क्या ले लिए? एक कंटेनर लिए। अब यहां पे बहुत सारा गैस को आप क्या कर रहे हैं? उस कंटेनर पे भरेंगे। ठीक, बहुत सारा गैस आपके पास में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितना भी गैस है उस टोटल गैस को इस कंटेनर में क्या करेंगे? भरेंगे। सपोज आपके पास में एक गैस है जिसका नाम क्या है? ए। समझ पा रही है? ए क्या है? हमारा गैस है। और इस गैस का प्रेशर कितना है? P1 है। मेरा बात को ध्यान से सुनेगी। एक कंटेनर आपने लिया, उस कंटेनर पे बहुत सारा गैस को आप क्या करेंगे? फिल करेंगे, भर देंगे। चलिए एक गैस हमने भरा, उस गैस का नाम क्या है? ए, और इसका प्रेशर कितना? P1। और एक गैस हमने लिया, वो गैस का नाम क्या है? बी। ये भी क्या है? गैस ही है, लेकिन इसका प्रेशर क्या है? P2। और एक गैस लेते हैं, वो गैस का नाम क्या हो जाएगा? C। इसका प्रेशर कितना? P3। अब यहाँ पे सोचने वाली बात कि अगर हम सब गैस को सिंगल सिंगल देखें तो सबका प्रेशर अलग अलग होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन इस कंटेनर पे तीनों गैस को क्या कर दिए? हम भर दिए। तो इसका जो अलजेब्रिक सम होगा, किसका? इस तीनों गैस का मिक्सचर का अलजेब्रिक सम होगा, वो इस तीनों गैस के प्रेशर के बराबर होगा। ये किसने कहा? डाल्टन्स ने कहा। और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। लेकिन कंडीशन यहां पे क्या लागू होता है कि आपने जो गैस को यहां पे रखा है, कहां पे? कंटेनर पे, वो गैस एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। अगर अभिक्रिया कर दिया तो वो दूसरा प्रोडक्ट बना देगा। कंडीशन समझ में आया? कि आपने जितनी भी गैस को इस कंटेनर पे रखा, वो गैस आपस में अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। ठीक, तो लिखते हैं इसका भी हम लोग डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to
गैसेस। समझ पाई क्या? चलिए एक बार फिर से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू और मोर गैसेस आर फिल्ड इन द कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। समझ में आया? कंडीशन क्या है? गैसेस आर डू नॉट रिएक्ट इच अदर, उस गैस को एक दूसरे में रिएक्शन नहीं करना। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसका जो पार्शियल प्रेशर है किसका? ये सब गैस की, आर इक्वल टू द अलजेब्रिक सम, तीनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, सम ऑफ ऑल दी गैसेस। समझ पाई? चलिए therefore टोटल प्रेशर को हमने क्या माना? P। तो ये P किसके बराबर? P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर और आप गैस लेना चाहते हैं तो उधर आप लिख सकते हैं। और यहां पे आपका P1, P2, P3 ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर है। और ये पार्शियल प्रेशर का अलजेब्रिक सम क्या होता है? टोटल प्रेशर के बराबर होता है। आया समझ में? ये इसका नाम क्या था हमारा? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे आप बुक में देखेंगे तो कुछ फिगर भी आपका क्या रहती है? बनी हुई रहती है, ठीक? Yes. और उसमें अलग अलग आपका प्रेशर को दिखाया जाता है और दोनों को जोड़ के एक ही प्रेशर को दिखाया जाता है। समझ पाई मेरा कहने का मतलब? Yes, देखो मान के चलिए कि ये कंटेनर है आपका, इस तरह से एक कंटेनर, ये कंटेनर है, इसमें आपने एक गैस को इस तरह से है, सिंगल गैस, ठीक? Yes. और एक कंटेनर लिए इस तरह से, इसमें भी क्या है? गैस है। ये दोनों का जो प्रेशर है, अगर ये दोनों गैस को आप एक कंटेनर में भर देंगे, समझ पाई मेरे कहने का मतलब? Yes. तो ये दोनों का प्रेशर, इसका प्रेशर को हम क्या मान लेते हैं? P1, इसका प्रेशर को P2। तो इसका प्रेशर P बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 हो जाएगा। यही कहा किसने? डाल्टन्स ने। अब तो समझ पाई होगी। यस सर। Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion. ग्राहम का विसरण नियम। विसरण का मतलब समझ में आता है? जैसे आपने कमरे पे जाके अगरबत्ती जलाते हैं ना, यस। तो वहां पे जलाए तो उसका गंध यहां तक कितना देरी में पहुंचता है? वही क्या कहलाता है? उसका डिफ्यूजन कहलाता है। समझ पाई? यस सर। ग्राहम्स ने क्या कहा उसको समझिएगा। ग्राहम्स ने कहा कि अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। तो जो डिफ्यूजन, विसरण का जो दर है, किसका दर? विसरण का जो दर है, वो जो गैस की डेंसिटी है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसमें? रूट में, मतलब उसका आधा होगा। समझ पाई? और एक बार, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर में किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि विसरण का दर इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके घनत्व का रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। ये कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब
कि अगर आप किसी गैस का डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, समझ पा रही है, यस सर, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन घट जाएगा। समझ पाई? यस सर, अगर किसी का रेट ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ाना है तो गैस का डेंसिटी को आपको घटाना पड़ेगा, ये कहा ग्राहम्स ने। क्या समझ पाई मेरा बात? यस सर, नहीं समझ में आया? डेंसिटी का मतलब समझ में आता है? यस सर, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व, कि वो गैस का डेंसिटी डेंस कितना है। समझ पा रही है? यस सर, डेंसिटी का मतलब नहीं समझ में आता है? यस सर, आपने यहाँ पे रुई लेंगे, ठीक है ना, और क्या लेंगे? आयरन लेंगे। अब रुई को इस तरह से पकड़ के आसानी से प्रेस कर सकते हैं? क्या आयरन को कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका डेंसिटी ज्यादा है, आयरन में क्लोजली पैक्ड है यस सर, जबकि रुई में क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। तो डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया? यस तो इसी तरह से कुछ ऐसी गैसें होंगी जिसका डेंसिटी कम होता है और किसी का डेंसिटी ज्यादा होता है। तो यहाँ ग्राहम्स ने क्या कहा कि जिसका डेंसिटी ज्यादा है वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और जहां पे डेंसिटी कम है, कहा किसका? गैस का, वहां रेट ऑफ डिफ्यूजन जल्दी होगा, ये कहा। लेकिन किस में होगा? रूट में। अब तो आया समझ में? हाँ, चलिए लिखते हैं। इन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन कांस्टेंट गैस। समझ पाई? यस सर, आया समझ में? यस सर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ क्या लिखे यहाँ पे? डिफ्यूजन। इसको हम रिप्रेजेंट कर दें किससे? आर से, ठीक। और यहाँ पे डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डी से, चलेगा? यस सर, डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर दिए? डी से, और डिफ्यूजन का रेट को आर से। तब यहां पे क्या कहा? आर इज, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। आप समझ पाई? यस समझ पाई? यस, चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग। If a one gas are two, समझ पाई? कि हमारे पास में दो गैस है, एक गैस का डेंसिटी कितना? D1, और उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना? R1। उसी तरह से हमारे पास में और एक गैस है, ठीक। देखिए लिखे एंड अदर गैस है, दूसरे गैस के पास में डेंसिटी कितना? D2, और रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना? R2। समझ पाई? तब हमको क्या मिलेगा? देन बताइए क्या मिलेगा हम लोगों को इस केस में? R1 इज इनवर्सली 1/D1। समझ पाई क्या? आया समझ में? आया। एंड R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट अंडर 1/D2। D2, ठीक। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। डिवाइडिंग इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। इधर इधर करते हैं डिवाइड ना, इधर डिवाइड करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए। चलिए डिवाइड कीजिए। R1 बाई R2 इक्वल टू रूट अंडर 1/D1 बाई रूट अंडर 1/D2। समझ में आया यस सर, कि गड़बड़? नो सर, और R1 बाई R2 इक्वल टू 1 का रूट तो 1 ही होगा, बाहर निकालेंगे तब भी होगा या नहीं होगा? होगा।
तब क्या लिख सकते हैं इसको? 1 बाई अंडर रूट d1 इंटू रूट अंडर d2 बाई 1। समझ पाई? यस सर। तब आपको मिला क्या? R1 बाई R2 इक्वल टू अंडर रूट d2 बाई अंडर रूट d1। चलिए ध्यान से समझिएगा। वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं, मतलब आप जानते हैं यहां मॉलिक्यूलर मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। और ये मॉलिक्यूलर मास यहां पे क्या होता है आपको पता है? डेंसिटी का 2 गुना होता है। क्लियर? यस सर। मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी का 2 गुना। डेंसिटी के लिए आप क्या प्रयोग किए? d। तो डेंसिटी का 2 गुना यानी कि 2d। ठीक? यस सर। आप सेपरेट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? डेंसिटी का 2 गुना होता है। आया समझ में? यस सर। अगर मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी का 2 गुना हुआ तो यहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास का आधा हो जाएगा। अब तो समझ पाई होगी। यस सर। हाँ। ठीक, और बोलिए R1 बाई R2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? D2 लिखा हुआ है क्या? क्या आप D2 के जगह पे M2 बाई 2 लिख सकते हैं? नहीं समझ पाए? आया। बाई D1 की जगह में क्या लिख सकते हैं? M1 बाई 2। ये 2 से 2 छुमंतर। आपको मिलेगा क्या? R1 बाई R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई अंडर रूट M1। ठीक, समझ में आया? ये है केमिस्ट्री। समझ पा रही है केमिस्ट्री? चलिए आपकी नॉलेज की बात समझ में आ गया। चलिए देखते हैं आपकी नॉलेज की बात। समझिएगा इसको ध्यान से। इधर ध्यान दीजिए। आपका R1 और ये M1। R1 का ये है तो ये इसका M1 होगा। मोल मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ये मतलब भी हुआ कि आप मॉलिक्यूलर मास को बढ़ा देते हैं किसका? गैस का, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन घट जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला। ध्यान से देखिए। नहीं समझ में आया? ये बाई में है ना R। क्या समझिए आप? यानी कि आप ये समझे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/m। ये समझिए आप। समझ पाई? देखिए R1 ऊपर तो इधर M1 नीचे, तो उल्टा संबंध है कि नहीं है? मॉलिक्यूलर मास को बढ़ा देंगे तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन घट जाएगा। समझ पाई? यस सर। चलिए आपके पास में पहले 2 गैस है। कौन कौन गैस है? हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस। ठीक, आपको बताना यह है कि कौन सा गैस में डिफ्यूजन जल्दी होगा? बताइए। आपके पास में 2 गैस है, एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। तो किसका डिफ्यूजन रेट ज्यादा? हाँ, डिफ्यूजन रेट ज्यादा किसका? हाइड्रोजन का डिफ्यूजन रेट ज्यादा। क्यों? हाँ, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है और इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, जबकि रेट ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये है समझने वाली बात। अब आया समझ में? समझ में आया? आपके पास में और गैस है। चलिए आपके पास में हाइड्रोजन है,
आपके पास में फ्लोरीन है, आपके पास में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नियोन भी है। तो बताइए सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें? हाइड्रोजन में। इसको बढ़ते क्रम ऑरेंज कीजिए। चलिए बढ़ते क्रम पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रेट ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग पे अरेंज कीजिए। आप जल्दी बताइए। बढ़ते क्रम पे, बढ़ते क्रम का मतलब समझ में आता है ना? सबसे कम को सबसे पहले, फिर उससे ज्यादा को सबसे ज्यादा को लास्ट में। घटते क्रम में हम थोड़े बोले, बढ़ते क्रम पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। बताइए सबसे हाँ पहले नियोन का सबसे कम, फिर इससे ज्यादा क्लोरीन का, इससे ज्यादा ऑक्सीजन का, इससे ज्यादा नाइट्रोजन का और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का। पाई होगी ना? यस सर। एग्जाम में गड़बड़ नहीं करना। यस सर। किसी भी तरह से क्वेश्चन दे गैस में तो आप निकाल लेंगे वहां पे। यस। ये तो थोड़ी सी जानकारी थी केवल आपको कि आप किस तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? अब डेंसिटी के अकॉर्डिंग में तकलीफ था कि आप सब गैस का डेंसिटी कहां से लाएंगे उठा के, लेकिन मास तो आपको पीरियडिक टेबल याद किए हैं, मतलब सब कुछ छुपा हुआ है वहां। यस सर। ठीक। यस सर। चलिए क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 500 सेंटीमीटर क्यूब एट 300 प्रेशर। अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार समझाते हैं क्वेश्चन कि 373 केल्विन टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जब उसी हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाए? 260 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। इस समय पे आपका जो प्रेशर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा। आपको समझ पाई? हाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा नियम लागू होगा? या पहले सबसे पहले ढूंढिए, पहले बताइए कौन सा लॉ लगेगा हमारा? चार्ल्स लॉ। क्या लगेगा? चार्ल्स लॉ। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ठीक, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियमानुसार। ठीक। T1 इक्वल टू 373 केल्विन। एक सवाल हो कि ये टेम्परेचर डायरेक्टली आपका केल्विन पे दिया हुआ है, अगर सेल्सियस में रहता तो उसको चेंज करना होता। समझ पा रही होगी? लेकिन ये डायरेक्ट किस में है? केल्विन पे है। T1 इक्वल टू क्या दिया? 373 केल्विन। V1 इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। T2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V2 इक्वल टू 260 सेंटीमीटर क्यूब। अब बनेगा क्या? जल्दी काटिए पीटिए। फॉर्मूला पता? V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। जल्दी बनाइए। 500 सेंटीमीटर क्यूब बाई 373 केल्विन टेम्परेचर इक्वल टू 260 सेंटीमीटर क्यूब बाई T2। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब को हटाइए, ये जीरो से ये T2। तो T2 इक्वल टू क्या? जल्दी 373 केल्विन इंटू 26 बाई 50। तो T2 इक्वल टू कितना? 193.96 केल्विन। 193.96 केल्विन।
डायरेक्ट आंसर नहीं लिखिएगा, आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कर। आज यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। और 2-4 हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाकी है, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए।